सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हुए आज की जो हमारी क्लास है उसी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन जो कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो किसी भी जंतु की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, उसमें सेल की जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जिसमें हमने पढ़ा था कि या तो उसमें कोशिकीय स्तर का संगठन होगा, या तो उसमें ऊतक स्तर का संगठन होगा, अंग स्तर का संगठन, या फिर अंग या फिर अंग तंत्र स्तर का संगठन उसमें पाया जाएगा। इस तरह से जो किसी भी एनिमल की जो बॉडी होती है वो बनी हुई होती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि हम ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पर भी हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे देखा कि प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो भी कई प्रकार का हो सकता है, पाचन तंत्र भी कई प्रकार का हो सकता है, और परिसंचरण तंत्र के आधार पर भी हम उन्हें अलग अलग समूह में क्लासीफाई कर सकते हैं। आज हम लोगों को बात करनी है सममिति यानी सिमेट्री के बेसिस पर। सममिति इंग्लिश में से कहते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है इस प्रकार से समझ लो कि सममिति का मतलब होता है सिंपली काटना, ठीक है, काटना या फिर भागों में बांटना। तो ये कई प्रकार की हो सकती है। पहला आपका जो टाइप है वो है हमारा असममिति। असममिति इंग्लिश में से कहते हैं एसिमेट्री, ठीक है। दूसरा है अरीय सममिति। अरीय सममिति जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। और तीसरा है द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। तो एक एक करके समझें। तो असममिति यानी एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी जंतु या किसी एनिमल को किसी भी अक्ष से काटें, किसी भी अक्ष से अगर हम उसे दो अलग अलग समूह या अलग अलग भागों में अगर बांटने की हम कोशिश करें, तो वो किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। मान लो कि कोई ऐसी कोई शेप है, अगर हम इसे दो बराबर भागों में बांटें किसी भी अक्ष से, ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। यानी वो इतना ज्यादा इरेगुलर है कि किसी भी अक्ष से उसे दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते, उसे हम किसी भी तरीके से नहीं काट सकते, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं असममिति, यानी ऐसे जंतु या फिर ऐसे एनिमल जिन्हें किसी भी अक्ष से अगर हम काटने का प्रयास करें तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे, ठीक है। उदाहरण अगर इसका देखें तो पॉरीफेरा संघ के प्राणियों में ही आपको देखने को मिलेगा। मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी ये मुख्यतः स्पंज में मुख्यतः यानी मोस्टली जो स्पंजेस होते हैं ऑफ द पॉरीफेरा, उसमें आपको एसिमेट्री देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके अरीय सममिति यानी रेडियल सिमेट्री को भी शो करते हैं। तो वहां पे कुछ एनिमल्स ही होते हैं जो कि आपके अरीय सममित होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके स्पंज जो होते हैं वो आपके असममित यानी एसिमेट्री की होते हैं, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे रेडियल सिमेट्री की जो एग्जांपल्स हैं उन्हें यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गई असममिति। अरीय सममिति की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिन्हें हम किसी भी अक्ष से काटना चाहें, यानी उनके केंद्रीय अक्ष से जाने वाली कोई भी रेखा अगर उन्हें दो बराबर भागों में बांट देती है तो उसे हम बोलेंगे अरीय सममिति। मान लो कि ये कोई शेप है और ये इसका केंद्र है, तो इसके जाने वाले कोई भी अक्ष, कोई भी एक्सिस अगर इसे दो बराबर भागों में बांट देती है तो उसे हम बोलेंगे अरीय सममिति, ठीक है। ऐसे जंतु जिनकी केंद्रीय अक्ष यानी सेंट्रल एक्सिस से जाने वाला कोई भी प्लेन, कोई भी रेखा अगर उस जंतु को दो बराबर भागों में बांट देती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अरीय सममिति या फिर रेडियल सिमेट्री, ठीक है। यानी वो इतनी ज्यादा रेगुलर होती है कि किसी भी तरीके से हम उन्हें काटना चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। तो देखो कितना ज्यादा गैप है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, फिर हमारा इकाइनोडर्मेटा आ रहा है। यानी ये क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अपवाद।
किस तरह से? तो एकाइनोडर्मेटा के वो जंतु जिनमें जो कि एडल्ट होते हैं, जो कि आपके वयस्क होते हैं, उनमें किस तरह की सममिति होती है? अरीय सममिति होती है। ठीक है, अरीय सममिति होती है। तो इसीलिए एकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वो हमारे अरीय सममिति को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है कि केवल एक ही अक्ष से अगर हम किसी जंतु को, किसी प्राणी को दो बराबर भागों में अगर बांट देते हैं तो उसे हम लोग द्विपार्श्व सममिति कहते हैं, यानी केवल एक अक्ष से। ठीक है, केवल एक ही रेखा होगी, एक ही वो प्लेन होगा जिससे हम उस जंतु को दो बराबर भागों में बांट सकेंगे। ठीक है, तो मान लो कि कोई ऐसा शेप है, इस तरह से कोई भी शेप है, अगर हम इसे इस तरह से काटना चाहें इस एक्सिस से, तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, है ना। लेकिन अगर हम उसे इस प्रकार से काटें, इस तरह से अगर हम काटना चाहें तो उसके दो बराबर भाग हो जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे जंतुओं को बोलेंगे द्विपार्श्व सममिति या फिर बायलैटरल सिमेट्री, या फिर ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिक। ठीक है, जो कि हमारा पाया जाता है प्लेटीहेल्मिंथी से लेकर के कॉर्डेटा तक की। ठीक है, तो यहाँ पर भी एकाइनोडर्मेटा आ रहा है। तो एकाइनोडर्मेटा के वो जंतु जिनमें लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, ठीक है, वो जंतु जिनमें लार्वा के द्वारा डेवलपमेंट होता है, वो हमारे द्विपार्श्व सममिति को दर्शाते हैं। ठीक है, और जो कि एडल्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एडल्ट, जो कि एडल्ट होते हैं, वो हमारे किसको दर्शाते हैं? अरीय सममिति को। तो एक बार रिवीजन करें हम सममिति के बारे में, फिर से हम लोग पढ़ें। तो सममिति का साधारण से मतलब है कि काटना। ठीक है, असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति तीन प्रकार की होती है। असममिति का मतलब होता है कि हम ऐसे जंतु जिन्हें किसी भी प्रकार से अगर हम दो बराबर भागों में बांटना चाहें किसी भी अक्ष से, तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं असममिति। और जिन जंतुओं में असममिति होती है हम उन्हें बोलते हैं असममित प्राणी, यानी एसिमेट्रिक एनिमल्स। ठीक है, पॉरीफेरा संघ के प्राणियों में हमें असममिति देखने को मिलती है, मुख्यतः स्पंजिस में। मोस्टली स्पंजिस जो होते हैं वो हमारे एसिमेट्री को ही शो करते हैं। ठीक है, अरीय सममिति की अगर बात करें तो ऐसे जंतु जिनके केंद्रीय अक्ष से जाने वाली कोई भी रेखा उन्हें दो बराबर भागों में बांट देती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अरीय सममिति, यानी रेडियल सिमेट्री। जो कि हमारे सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा जो कि एडल्ट होते हैं, उनमें आपको अरीय सममिति देखने को मिलती है। ठीक है, और द्विपार्श्व सममिति की अगर बात करें तो केवल एक ही ऐसी अक्ष होगी, इकलौता ऐसा प्लेन होगा, ठीक है, जिसके द्वारा जाने वाली कोई भी रेखा उसे दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति या फिर बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, और एकाइनोडर्मेटा यहाँ पे एक्सेप्शन की अगर बात करें तो ये क्या है? अपवाद है एक तरह का, है ना। अपवाद है कि एकाइनोडर्मेटा के वो जंतु जो कि एडल्ट हैं, जो कि वयस्क हैं, वो हमारे अरीय सममिति को दर्शाते हैं, और एकाइनोडर्मेटा के वो जंतु जो कि जिनमें लार्वा स्टेजेस पाई जाती है वो हमारे द्विपार्श्व सममिति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपवाद हो गया, एक्सेप्शन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रगोहा। लेकिन प्रगोहा को समझने से पहले हमें पहले पढ़ना पड़ेगा भ्रूणीय परतों के बारे में, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक है, तो अब हम समझते हैं भ्रूणीय परतों के बारे में। भ्रूणीय परतें, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ठीक है। होती क्या है भ्रूणीय परतें? तो जो भ्रूण परिवर्धन होता है, जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, तो जब भ्रूण परिवर्धन या फिर भ्रूण का विकास होता है तो उसके दौरान जो एम्ब्रियो या फिर भ्रूण होता है उसके चारों तरफ कुछ लेयर्स या फिर भित्ति या फिर परतों का निर्माण होता है, जिसे हम भ्रूणीय परतें कहते हैं, या फिर हम इसे जर्मिनल लेयर्स भी बोल सकते हैं। जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो परतें होती हैं वो आगे चल के कुछ अंगों का निर्माण भी करती हैं, साथ साथ वो भ्रूणीय परतों यानी भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसे प्रोटेक्ट भी करती हैं, उसका प्रोटेक्शन भी वो करती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ही हम दो भागों में इसे बांट सकते हैं।
पहला जो प्रकार या फिर टाइप है वो है हमारा द्विकोरिकी। द्विकोरिकी यानी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सेकंड है त्रिकोरिकी, ठीक है। त्रिकोरिकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी सिंपली समझ सकते हो नाम से ही। द्वि यानी दो और कोरिकी यानी कोर मतलब आप समझते हो लेयर या फिर परत, ठीक है। तो जब दो लेयर है इसमें, ठीक है, और त्रि मतलब तीन और कोर मतलब लेयर्स यानी तीन लेयर्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब भ्रूण में दो लेयर हो, यानी ये समझ लो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। तो जब इसमें दो परत पाई जाती है तो तब हम इसे बोलते हैं द्विकोरिकी। एक ये लेयर है और एक ये वाली लेयर है, ठीक है। बाहर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडर्म या फिर बाह्य त्वचा, ठीक है। बाह्य त्वचा या इंग्लिश में से बोलते हैं एक्टोडर्म, यानी एक्सटर्नली जो लेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म। और जो अंदर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं अंतः त्वचा या इंग्लिश में एंडोडर्म, ठीक है, या फिर इंटरनल लेयर जो है। तो सिर्फ दो लेयर पाई जाती है, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, ठीक है। अंदर वाली को हम एंडोडर्म या अंतः त्वचा बोलते हैं जो कि इंटरनल साइड होती है, और बाहर वाली को हम लोग बाह्य त्वचा या फिर एक्टोडर्म बोलते हैं जो कि एक्सटर्नल साइड होती है, ठीक है। बीच में आपको एक खाली जगह मिलती है, ठीक है, या फिर एक भित्ति टाइप की भी होती है जिसमें सेल जो है आपको दिखेंगे नहीं, यानी अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर होती है जिसे हम लोग मीजोग्लोया बोलते हैं, मीजोग्लोया, और इंग्लिश में से मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है, मीजोग्लिया। तो इसमें आपको सेल्स नहीं दिखाई देंगे। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देखोगे तो एक पिंक कलर की वहां पर खाली जगह मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको सेल्स नहीं दिखाई देते, सॉरी सेल्स नहीं होते, सिर्फ एक परत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, पहली बाह्य त्वचा और दूसरी अंतः त्वचा, ठीक है। तो जिन जंतुओं में आपकी जो सिर्फ दो लेयर्स पाई जाती हैं उन्हें हम लोग द्विकोरिकी यानी डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जो कि आपकी पॉरीफेरा से लेकर के हमारे टीनोफोरा तक, ठीक है, टीनोफोरा तक कि संघ की सभी जंतुओं में हमारे सभी जंतु जो होते हैं वो द्विकोरिकी यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। त्रिकोरिकों को समझें तो यानी तीन कोर, यानी वहां पर तीन परतें होती हैं। तो मान लो ये भ्रूण है तो एक ये वाली लेयर हो गई जिसे हम लोगों ने क्या बोला, अंतः त्वचा। तो एक ये वाली लेयर हो जाती है और एक सबसे बाहर, ठीक है। तो तीन लेयर यहाँ पे पाई जाती हैं, एक ये वाली लेयर होती है, ठीक है, एक ये वाली लेयर होगी और एक मान लो ऐसी वाली लेयर होगी, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, सबसे बाहर वाली को हम लोग बोलेंगे बाह्य त्वचा, ठीक है। अंदर वाली को हम लोग बोलेंगे अंतः त्वचा, अंतः त्वचा। और एक बीच में लेयर पाई जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य त्वचा, मध्य त्वचा या फिर मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म, जो मिडल लेयर आपकी पाई जाती है, ठीक है। बीच में भी आपकी यानी बाह्य त्वचा और हमारी अंतः त्वचा के बीच में एक लेयर पाई जाएगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य त्वचा या फिर मीजोडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये किन किन संघ के जंतुओं में ये जो है आपकी लेयर पाई जाती है, तो पॉलीफेरा से टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के
प्लेटीहेल्मिंथी से लेकर के कॉर्डेटा तक के जितने भी जंतु हैं उन सभी में आपकी त्रिकोरिकी संगठन होता है। ठीक है, उन सभी में आपका त्रिकोरिकी संगठन होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया भ्रूणीय परतें। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रगुहा सीलोम। ठीक है, प्रगुहा इंग्लिश में इसे कहते हैं सीलोम। ठीक है, तो प्रगुहा किसको बोलते हैं? मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये गर्दन है, ठीक है, और ये हमारी समझ लो बॉडी है, इसको बनाना जरूरी नहीं है, और ये हमारी आहार नाल है। ठीक है, तो प्रगुहा होती क्या है? ये हमारी शारीरिक भित्ति है। ठीक है, ये हमारी क्या है? शारीरिक भित्ति है। बॉडी वॉल या फिर बॉडी कैविटी भी इसको बोलते हैं, और ये हमारी आहार नाल है। ठीक है, आहार नाल है। तो आहार नाल, शारीरिक भित्ति और आहार नाल के बीच में जो खाली जगह होती है उसी को हम सीलोम कहते हैं। मतलब ये हमारी आहार नाल है, ठीक है, ये हमारी आहार नाल है और ये शारीरिक भित्ति है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है ना खाली, ठीक है, ये खाली जगह ही क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है। ठीक है, ये जो खाली जगह है ये हमारी सीलोम कहलाती है। तो इसी चीज को बोलते हैं प्रगुहा यानी सीलोम। इसके आधार पर भी ये कई तरह की होती है, कई तरह की होती है। तो प्रगुहा का मतलब क्या होता है? शारीरिक भित्ति यानी बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी और आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग सीलोम या फिर प्रगुहा कहते हैं। 3 तरह की ये होती है। पहला होता है प्रगोहीय यानी सीलोम। ठीक है, सीलोमेट। प्राणियों को हम लोग अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ठीक है, प्रगोहीय। दूसरा टाइप है कूटगोहीय। कूटगोहीय इंग्लिश में से कहते हैं स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, और थर्ड है अगोहीय, इंग्लिश में से कहते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट। ठीक है, 3 प्रकार की होती है प्रगुहा। प्रगुहा का मतलब होता है शारीरिक भित्ति और हमारी आहार नाल के बीच में जो गैप होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसके तभी उसी को बोलते हैं सीलोम यानी प्रगुहा। हिंदी में भी आप इसको सीलोम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सीलोम ऐसे, सीलोम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रगुहा का मतलब क्या होता है? जब आपके शारीरिक भित्ति और आहार नाल के बीच में प्रगुहा यानी सीलोम जो है वो बन रही होती है, और वो दोनों तरफ से हमारी मेसोडर्मली लाइंड हो, सराउंडेड हो। ठीक है, यानी वो प्रगुहा जो बन रही है अगर वो दोनों तरफ से हमारी मध्य त्वचा से घिरी हुई है तो उसे हम ट्रू सीलोम या फिर वास्तविक प्रगुहा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपके जो डायग्राम दिया है, तो मान लो कि ये आहार नाल है क्योंकि वो टॉप व्यू आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है राउंड एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आहार नाल है, ये हमारी अंतः त्वचा है। ठीक है, तो ये हमारी अंतः त्वचा है। ठीक है, एंडोडर्म, ये हमारी मेसोडर्म है। ये हमारी मेसोडर्म है, और ये हमारी एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा है। ठीक है, ये हमारी बाह्य त्वचा है। तो यहाँ पर सीलोम क्या है? ये है सीलोम। ठीक है, ये जो बीच में है ना, ये हमारी क्या है? ये खाली स्थान जो है इसी हम बोलते हैं सीलोम। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं, सीलोम। और अगर ये सीलोम दोनों तरफ से मेसोडर्मली लाइंड है, मेसोडर्म से क्या है वो
घिरी हुई है तो उसे हम लोग वास्तविक सीलोम बोलते हैं, यानी ट्रू सीलोम आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अगर वो हमारी दोनों तरफ से मेसोडर्म से घिरी हुई है, मध्य त्वचा से अगर वो घिरी हुई है तो उसे हम वास्तविक सीलोम या फिर प्रगुहा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसी को हम बोलते हैं प्रगुहा, यानी और ऐसे जंतु जिनमें आपकी ट्रू कैविटी या फिर ट्रू सीलोम आपकी बनती है तो उसे हम प्रगुहीय प्राणी या फिर सीलोमेट उसको बोलते हैं। तो आपके प्रगुहा, तो उदाहरण की अगर बात करें तो आपके एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के सभी जंतुओं में आपकी सीलोम जो है वो बनती है। ठीक है, कॉर्डेटा तक के सभी जंतुओं में। ठीक है, तो प्रगुहा का मतलब शारीरिक भित्ति और हमारी आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट वॉल के बीच में जो है खाली स्थान या फिर सीलोम जो है अगर वो पाई जाती है, और अगर वो दोनों तरफ से, ठीक है, यानी दोनों तरफ से अगर वो मेसोडर्मली लाइंड है, सराउंडेड है, तो उसे हम लोग वास्तविक सीलोम या फिर वास्तविक क्या बोलेंगे, प्रगुहा उसको बोलेंगे। ठीक है, कूटगोहीय का बात करें तो कूटगोहीय ऐसे जंतु जिनमें सीलोम जो है कहीं कहीं पर बनती है। ठीक है, जैसे हम नकली सीलोम भी बोलते हैं। तो मान लो कि ये आहार नाल है, इसके बाहर क्या है, ये हमारी अंतः त्वचा है। ठीक है, ये हमारी मध्य त्वचा है, मेसोडर्म। ठीक है, और ये बाह्य त्वचा है। ठीक है, तो कूटगोहीय यानी ऐसे जंतु जिनमें सीलोम तो बनती है लेकिन वो कहीं कहीं पर हमारे स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में बनती है। ऐसी जो है गोल गोल बिखरी हुई थैलियों के रूप में जो है आपकी सीलोम पाई जाएगी। ठीक है, ऐसी सीलोम वहां पर बनती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कूटगोहीय या फिर नकली सीलोम, क्योंकि वहां पर जो सीलोम है, जो प्रगुहा है, वो पूरी तरीके से बन नहीं रही है। ठीक है, और जो प्रगुहा होती है वो पूरी तरीके से हमारी मेसोडर्म से लाइंड भी नहीं होती, सराउंडेड भी नहीं होती, वो कहीं कहीं पर उस पर जो है मेसोडर्म से वो घिरी हुई होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे कूटगोहीय या फिर स्यूडोसीलोम बोलते हैं, यानी कहीं कहीं पर जो है आपकी प्रगुहा या फिर सीलोम जो है वो बन रही है। ठीक है, वो है आपकी बन रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कूटगोहीय या फिर स्यूडोसीलोम, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही संघ के प्राणी में पाई जाती है, वो भी प्लेटीहेल्मिंथेस में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस के जंतु में आपकी स्यूडोसीलोम देखने को मिलती है, और जिन जंतु में आपकी स्यूडोसीलोम होती है उसे हम स्यूडोसीलोमेट यानी कूटगोहीय प्राणी उसको बोलते हैं। अगोहीय को समझने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें आपकी सीलोम जो है वो पाई ही नहीं जाती, यानी एसीलोमेट यानी एब्सेंट है सीलोम आपकी। ठीक है, एब्सेंट है, तो इसमें क्या है, सिंपली ये आपका आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपकी हो गई अंतः त्वचा, ये आपकी मध्य त्वचा हो गई, और ये आपकी बाह्य त्वचा हो गई। ठीक है, ये आपकी बाह्य त्वचा हो गई, ये मध्य त्वचा, और ये अंतः त्वचा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीलोम बनती ही नहीं है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिंथेस तक। ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथेस तक। ठीक है, यहाँ पे आपका एस्केहेल्मिंथेस आएगा। ठीक है, कूटगुहा जो होती है वो हमारी एस्केहेल्मिंथेस के संघ में पाई जाती है। ठीक है, एस्केहेल्मिंथेस संघ की प्राणी में पाई जाती है। ठीक है, तो प्रगुहा समझ में आई, यानी प्रगुहा या शारीरिक भित्ति और हमारी आहार नाल के बीच में सीलोम जो है वो पाई जाती है, और वो भी हमारी मेसोडर्म से अगर वो कवरिंग है उसके दोनों तरफ। कवरिंग का मतलब जो हमारी शारीरिक भित्ति है, अगर वो अंदर की तरफ से मेसोडर्म उस पर भित्ति पाई जा रही है, और जो आहार नाल है उसके बाहर की तरफ अगर मेसोडर्म पाई जा रही है, तो हमारी सीलोम जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, मेसोडर्म से घिर जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग ट्रू कैविटी या फिर ट्रू सीलोम बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं
खंडी भवन के बारे में यानी सेगमेंटेशन किसे कहा जाता है? खंडी भवन, खंडी भवन इंग्लिश में इसे कहते हैं सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जंतुओं का जो शरीर है वो हमारा बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से अगर वो खंडों में विभक्त है तो उसे हम लोग खंडी भवन कहते हैं। ठीक है, यानी बाहरी यानी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरीके से अगर जंतु की जो बॉडी है वो सेगमेंट से बनी हुई होती है या फिर वो खंडों में विभक्त है तो उसे हम लोग खंडी भवन या फिर सेगमेंटेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये जो क्रिया है वो हमारी एनिलिडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा के कुछ जंतु में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एनिलिडा की अगर बात करें, एनिलिडा में अगर केंचुए की बात करें अर्थवर्म, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी उसे पास से देखा हो तो उसके शरीर पर ऊपर धारियां पाई जाती हैं, लाइंस कुछ पाई जाती हैं। इसका मतलब जो उसकी बॉडी है वो सेगमेंट से बनी हुई होती है, अलग अलग खंडों से, खंडों में उसकी जो बॉडी है वो बनी हुई होती है। ठीक है, सेगमेंट्स, सेगमेंट से उसकी जो बॉडी है, जो शरीर है वो बना हुआ होता है। ठीक है, और जो उसकी पूरा शरीर है वो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से खंडों में विभक्त होता है। कुछ जंतुओं में जो खंडी भवन है उसमें आपकी सेगमेंटेशन जो होती है उसमें सीरियल रिपीटेशन भी पाई जाती है, सीरियल रेपिटेशन, रेपिटेशन भी आपको देखने को मिलेगी, यानी क्रमिक पुनरावृत्ति, मतलब कि इस खंड के बाद ये ऑर्गन होगा और इस खंड के बाद ये वाला आपका जो अंग है वो पाया जाता है। यानी कुछ अंगों में, कुछ ऑर्गन्स में आपको सीरियल रिपीटेशन भी आपको देखने को वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपका अर्थवर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, अर्थवर्म में आपको देखने को मिलेगी सेगमेंटेशन। ठीक है, अर्थवर्म तो खंडों में विभक्त हो गया, यानी जो शरीर है वो विखंडित हो गया, या फिर हम इसे विखंडावस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, विखंडावस्था इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक है, खंडी भवन यानी जो जंतु है उसका जो शरीर है वो क्या हो गया, खंडों में विभक्त हो गया, जिसे हम लोग खंडी भवन कहते हैं, या फिर हम उसे विखंडावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, विखंडावस्था, विखंडावस्था। तो एग्जाम्पल से क्या है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा के कुछ जंतु में भी आपको जो है खंडी भवन सेगमेंटेशन जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। कुछ ऑर्गन्स में सीरियल रिपीटेशन भी होती है, यानी कुछ ऑर्गन्स में आपको सीरियल रिपीटेशन यानी क्रमिक पुनरावृत्ति भी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने अर्थवर्म में आपको देखने को मिलेगा कि इस खंड के बाद जो है मेल ऑर्गन है और इस खंड के बाद आपका फीमेल ऑर्गन है। ठीक है, तो ये खंडी भवन है। अब हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठरज्जु के बारे में। पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु इंग्लिश में से बोलते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। पृष्ठरज्जु क्या होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी कठोर संरचना होती है जो कि हमारी प्रसथा यानी डोर्सल साइड पाई जाती है। ठीक है, डोर्सल साइड यानी पीछे की तरफ हमारी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, डोर्सल साइड, और जो कि मेसोडर्मली डेराइव्ड होती है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है, मतलब मध्य त्वचा से बनी हुई होती है। भ्रूणी परिवर्तन जब होता है, जब भ्रूण का विकास होता है तो जो मध्य त्वचा होती है उसी से कौन सा अंग बनता है, नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु बनती है। ठीक है, तो जिन जंतुओं में हमारी पृष्ठरज्जु पाई जाती है उसे हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं या फिर कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स। ठीक है, यानी रज्जुकी। ठीक है, रज्जुकी बोलते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कॉर्डेटा संघ की। ठीक है, कॉर्डेटा संघ के सभी जंतुओं में जो है पृष्ठरज्जु पाई जाती है। ठीक है,
और जिन जंतुओं में हमारी पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन्हें हम बोलते हैं अरज्जुकी, अरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा पॉरीफेरा से लेकर के, पॉरीफेरा से लेकर के हमारे हेमिकॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक के सभी जंतु। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके जो अरज्जुकी जंतु में जो एग्जांपल दिया हुआ है संघों का, वो आपका पॉरीफेरा से लेकर के एकायोडर्मेटा तक ही दिया है, लेकिन हम हेमिकॉर्डेटा को भी साथ लेकर चलते हैं, जिनमें आपके 50% आपके नॉन कॉर्डेट्स और 50% आपके कॉर्डेट्स पाए जाते हैं। लेकिन वो एक गलत अवधारणा है, इसलिए हेमिकॉर्डेटा में सभी जंतु को हम लोग नॉन कॉर्डेट्स यानी अरज्जुकी ही मानकर चलते हैं। तो ये हो गया पृष्ठ रज्जु के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसे अब हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसे एक फ्लो चार्ट बनाकर हम लोग अब देखते हैं कि हमने क्या क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जगत। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे संगठन के स्तर, संगठन के स्तर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं समिति, यहाँ पर प्रगोहा और यहाँ पर हम संघ। ठीक है, फाइलम्स। तो जगत हमारा है जंतु जगत है। ठीक है, जंतु जगत है जिसमें सभी जीव कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, संगठन के स्तर की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कोशिकीय स्तर का संगठन। ठीक है, कोशिकीय, कोशिकीय स्तर का संगठन जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा, यहाँ पे संघ लिख ले पहले हम। ठीक है, तो सबसे ऊपर पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, पूरे 11 संघ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल 11 फाइलम्स हैं जो कि एक सीक्वेंस में है। ठीक है, सीक्वेंस में ही आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। तो हम संगठन के स्तर की अगर बात करें तो कोशिकीय स्तर संगठन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉरीफेरा में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी संघ है उनमें या तो ऊतक स्तर का संगठन हो सकता है, ऊतक स्तर का संगठन, या फिर उनमें अंग स्तर का संगठन हो सकता है, या फिर अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र स्तर का संगठन उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ऊतक स्तर का जो संगठन होता है वो हमारे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में पाया जाता है। ठीक है, टिनोफोरा में अंग स्तर का संगठन जो होता है वो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और अंग स्तर का संगठन हमारे एस्केल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक के जितने भी जंतु हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, समिति की अगर बात करें तो पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो हमारे असममितीय होते हैं, यानी एसिमेट्रिक ही होते हैं। ठीक है, असममित, असममित। ठीक है, इसके अलावा उनमें या तो अरीय समिति होती है। ठीक है, जो कि हमारी किनमें होगी, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। ठीक है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। और इसके अलावा या तो उनमें क्या होगी, बायलोटल सिमेट्री, यानी द्विपार्श्व समिति, जो कि हमारी कहाँ से, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक के सभी जंतुओं में द्विपार्श्व समिति जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो अरीय समिति सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में, और या फिर यहाँ पे एक्सेप्शन एक और था जो कि एकायोडर्मेटा।
एकांडर्मेटा एडल्ट यानी जो वयस्क जंतु होते हैं एकांडर्मेटा के, वो हमारे कैसे होते हैं, अर्य सम्मित होते हैं, ठीक है। और द्विपा समिति में एकांडर्मेटा जिनमें लार्वा स्टेजेस बनती हैं, ठीक है, लार्वा स्टेजेस। प्रगुहा की अगर बात करें तो पॉलीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो अगोहीय यानी एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, अगोहीय, ये भी हमारे अगोहीय ही होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगोहीय, ठीक है, दोनों ही कैसे होते हैं, एसिलोमेट। और हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस भी, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसा होता है, एसिलोमेट यानी अगोहीय होता है। एसके हेल्मिन्थेस जो होता है वो हमारा कूटगोहीय, ठीक है, यानी सीडोसिलोमेट होता है। और इसके अलावा जितने भी जंतु हैं एनिलिडा से लेकर के हमारे ऑडिटा तक के, वो सभी कैसे हैं, वो सभी जंतु कैसे हैं हमारे, गोहीय, ठीक है, प्रगोहीय, ठीक है, यानी उनमें जो है सीलोम पाई जाती है। तो समझ में आया, यही था बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। तो इससे आप लोग लर्न कर सकते हो कि जितने भी बेसिस हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आई होप कि वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी।